प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम 6 बजे विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुख के साथ बात करेंगे। इस बातचीत में ट्रेड और कॉमर्स सेक्टर से जुड़े देश के स्टेक होल्डर भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इससे लोकल डॉज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के तहत आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार शाम 6 बजे विदेश में भारतीय मिशनों के प्रमुख के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। इस बातचीत में ट्रेड और कॉमर्स सेक्टर से जुड़े देश के सलाहकारों, आपको बता दें कि स्टेक होल्डर भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयानों में यह कहा गया है कि यह कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर दूसरी बार सवाल उठाए हैं। केंद्र पर निशाना साधते हुए दीदी ने कहा कि बंगाल को बाकी राज्यों के मुकाबले कम वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही ममता ने कहा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को बंगाल के मुकाबले ज्यादा वैक्सीन दी जा रही है। मैं लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती हूँ, लेकिन बंगाल को जनसंख्या के हिसाब से कम वैक्सीन मिली है और ममता ने बंगाल के साथ हो रहे भेदभाव को चुपचाप ना देखने वाली बात भी कही। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर दूसरी बार निशाना साधा है। आपको बता दें कि केंद्र पर निशाना साधते हुए दीदी ने कहा है कि बंगाल को बाकी राज्यों के मुकाबले कम वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने खेतों में पराली जलाने वाले किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले फैसले को वापस ले लिया है। सरकार के खिलाफ कृषि कानून पर आंदोलन कर रहे किसानों ने इस प्रावधान पर भी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद केंद्र ने खुद इस मुकदमे को हटा दिया है। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता बिगाड़ने पर सरकार ने पहले कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा था, लेकिन गुरुवार को जो विधेयक पारित किया गया है उसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने खेतों में पराली जलाने वाले किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले फैसले को वापस ले लिया है। सरकार के खिलाफ कृषि कानून पर आंदोलन कर रहे आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे किसानों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी और अब इस कानून को वापस लेने का फैसला सामने आ गया है। फोन ट्रैपिंग केस में आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि आज सरकार और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जवाब पर लंबी बहस चल रही है। इस बहस के बाद आने वाले फैसले पर सबकी निगाह है। लोकेश शर्मा को आज तक ही राहत मिली हुई है, अब आगे गिरफ्तारी से राहत मिलती है या नहीं, यह हाईकोर्ट में आज फैसले पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अर्जी पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री ओएसडी लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आपको बता दें कि इसमें राजस्थान सरकार पर फोन ट्रैपिंग के आरोप लगाए गए हैं। बिहार के जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक को पुलिस मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में थाने ले गई थी, जिसके बाद युवक ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत के बाद उसके परिजनों और ग्रामीणों ने थाने में जमकर हंगामा किया है और पुलिस पर पथराव कर हालत को तनावपूर्ण बना दिया है। आपको बता दें कि स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। आपको बता दें कि पुलिस और परिजनों की उपस्थिति में युवक ने गुरुवार की सुबह भोजन किया, जिसके बाद युवक को एक कमरे के पास बैठा दिया गया। कुछ देर बाद युवक ने मोबाइल चार्जर को खिड़की में बांधकर फांसी लगा ली।
आपको बता दें खबर बिहार के जहानाबाद जिले से आ रही है, जहां खोशी थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक को पुलिस मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में थाने ले रही थी, जिसके बाद युवक ने बाथरूम में फांसी लगाकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। युवक की मौत के बाद उसके परिजनों और ग्रामीणों ने थाने में जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि पुलिस पर पथराव कर हालत को तनावपूर्ण बना दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने काबू लाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी और मौके पर अतिरिक्त पुलिस पर को बुलाना पड़ा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला का 12वीं कक्षा का रिजल्ट अटक गया है। आपको बता दें कि चौटाला ने 2023 से 2 जुलाई 2021 तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काटी है। साथ ही ये भी बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले जेबीटी में आरोप होने पर उन्हें ये सजा मिली थी। इस दौरान ही उन्होंने पढ़ाई करके 10वीं पास की, जिसके बाद हरियाणा ओपन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक आपको बता दें कि ठामी के बाद उनका रिजल्ट रोक दिया। इसकी वजह से 10वीं कक्षा में अंग्रेजी या हिंदी की जगह उर्दू विषय चुनकर पढ़ाई करना है। आपको बता दें कि खबर हरियाणा से आ रही है, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला का 12वीं कक्षा का रिजल्ट अटक गया है। आपको बता दें कि चौटाला 2023 से 2 जुलाई 2021 तक तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। आपको बता दें कि इस दौरान ही उन्होंने पढ़ाई करके 10वीं पास की, जिसके बाद हरियाणा ओपन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक खामी के बाद उनका रिजल्ट रोक दिया है। इसकी वजह से 10वीं कक्षा में अंग्रेजी या हिंदी की जगह उर्दू विषय चुनकर उन्हें पढ़ाई करनी है। अमेजॉन फ्यूचर रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। वहीं इस मामले में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को झटका लगा दिया गया है। आपको बता दें रिलायंस व फ्यूचर रिटेल के 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के मामले में अमेरिका ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की बड़ी जीत हुई है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंगापुर में आया इमरजेंसी का फैसला भारत में लागू होगा। आपको बता दें कि रिलायंस कंपनी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आपको बता दें कि अमेजॉन फ्यूचर रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। वहीं इस मामले में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को झटका लग चुका है। आपको बता दें कि रिलायंस व फ्यूचर रिटेल को 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के मामले में अमेरिका ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की बड़ी जीत हुई है। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन क्लीन के बीच एलओसी पर लॉन्च पैड्स पर 140 घुसपैठी बैठे हुए हैं और ये कभी भी घात लगाकर भारत में घुस सकते हैं। हालांकि बॉर्डर पर हमारे जवानों की मुस्तैदी ने उनके कदम पीछे धकेल दिए हैं। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि फरवरी में भारत से सीज फायर के बहाने पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को और मजबूत करने में लगा हुआ है। इसके बाद वह पीओके में अपने आतंकी ठिकानों को जरूरी साजो सामान मुहैया करवा रहे हैं, जो पिछले साल सीमा पर से गोलीबारी में क्षतिग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि ये खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन क्लीन के बीच एलओसी के लॉन्च पैड्स पर 140 घुसपैठ बैठे हुए हैं और ये कभी भी भारत में घुस सकते हैं। हालांकि बॉर्डर्स पर हमारे जवानों की मुस्तैदी ने उनके कदम पीछे जरूर धकेल दिए हैं। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की है कि फरवरी में भारत से सीज फायर के बहाने पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को और मजबूत करने में लग चुका है। एमपी में मानसून एक्टिव है और पूरे प्रदेश में पानी बरस रहा है। वहीं ग्वालियर, चंबल के साथ साथ अब मलबा, निमाड़ के जिलों में भी मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश होने की आसार जताए हैं और भोपाल, विदिशा, गुना समेत कई जिलों में गुरुवार रात से ही तेज बारिश हो रही है। विदिशा के संजय सागर डैम के 7 गेट, राजगढ़ जिले के कुंडली लिया डैम के 8 खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों में गुना, विदिशा और राजगढ़ में भारी बारिश होने के आसार है। विदिशा में गुरुवार से ही तेज बारिश हो रही है और गुना में भी ये स्थिति बनी हुई है।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं चुकाने पर रिकवरी एजेंट ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया है। आपको बता दें कि महिला के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग करा गया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले में छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि पीड़िता महिला का कहना है कि रिकवरी एजेंट ने महिला के रिश्तेदारों से फोन पर अभद्रता की है। महिला के बदनाम करने के लिए गलत बातें लिखकर फेसबुक पर पोस्ट कर दी गई है। महिला के रिश्तेदारों ने औरंगाबाद में MIGC पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि महिला ने एजेंट के ऊपर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक खबर सामने आई है, जहां पे महिला का आरोप है कि क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाने पर रिकवरी एजेंट ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया है। और आपको बता दें कि महिला के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग करने का आरोप उन्होंने लगाया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला का कहना है कि रिकवरी एजेंट ने महिला के रिश्तेदारों के साथ भी गाली गलौज किया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से कोरोना के 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में 44,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 464 लोगों की मौत हो रही है। वहीं 41,696 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं देश में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 4,14,159 आपको बता दें कि हो रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 414 है। वहीं अब तक देश में कुल आपको बता दें कि 49 करोड़ लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में कोरोना के 44,000 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में 44,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 464 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 41,696 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। वहीं देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 4,14,159 हो गई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेशन फर्स्ट। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शोज 3G या 4G किसी भी नेटवर्क पर शानदार स्पीड के साथ। नेशन फर्स्ट लाइव ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ दिशा कटारिया। बुलेटिन शुरू करते हैं बड़ी और अहम खबरों से। ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पास हो सकता है। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल ये बिल पेश किया था। इसका नाम संविधान विधेयक 2021 है। आपको बता दें कि इसके तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार सामाजिक सशिक्षण दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची बना सकेंगे। राज्यों की ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के बाद खत्म हो गई थी। आपको बता दें कि सोमवार को एक बार फिर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बात को कहा है और कहा कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ओबीसी के संबंधित संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश हो सकता है, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल ये बिल पेश किया था। आपको बता दें कि इसका नाम संविधान विधेयक 2021 रखा गया है और इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार सामाजिक सशिक्षण दृष्टि आपको बता दें कि पिछड़े वर्गों की सूची अब बना सकेगी।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देश की राजधानी में अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा परिवहन विभाग से जुड़ी कई अन्य सुविधाओं के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की फेसलेस स्कीम के जरिए अब 11 अगस्त के घर बैठकर ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम आप दे सकते हैं। फैसले की स्कीम, आपको बता दें कि फेसलेस स्कीम की शुरुआत के बाद आवेदक को केवल परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही ड्राइविंग टेस्ट देने आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत होगी। वहीं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि 21 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फेसलेस स्कीम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में घर बैठे अब ले सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। सीएम केजरीवाल करेंगे स्कीम का शुरुआत। आपको बता दें कि अब दिल्ली में लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए आपको आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार के फेसलेस स्कीम के तहत अब 11 अगस्त से घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम दे सकेंगे। आपको बता दें कि फेसलेस स्कीम की शुरुआत के बाद आवेदक को केवल परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ही आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लर्निंग लाइसेंस चाहिए तो आपको आरटीओ के चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे। नया सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 अभिव्यक्ति की आजादी पर सेंसर की तरह है। वहीं नए आईटी कानून के प्रावधानों के खिलाफ सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दलील दी गई है और नए नियम के कार्यान्वयन पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया गया है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 याचिकाकर्ताओं ने नए आईटी कानून को आपको बता दें कि चुनौती दी है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि आईटी नियमों का प्रेस से स्वतंत्रता की आज़ादी पर घातक असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बॉम्बे हाईकोर्ट में नए आईटी को लेकर याचिका दायर की है। आपको बता दें कि नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सेंसर की तरह है। वहीं नए आईटी कानून के प्रावधानों के खिलाफ सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दलाली दी गई है और नए नियम के परिवर्तन पर तुरंत रोक लगाने को आग्रह कर दिया गया है। आपको बता दें कि वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 याचिकाकर्ताओं ने आईटी कानून को चुनौती दी है। कोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि आईटी नियमों को प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी पर घातक असर पड़ने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नापाक हरकत की है। आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाते हुए हमला कर फायरिंग कर दी है। आपको बता दें कि इस हमले में एक जवान घायल होने की खबर सामने आई है। घायल जवान को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आतंकियों की तलाश इलाके में घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को अनंतनाग जिले में आतंकियों ने भाजपा सरपंच और उनकी पत्नी पर हमला किया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी शामिल हैं। आपको बता दें कि आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसमें एक जवान के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हमले में एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आतंकियों की तलाश में इलाके को घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को अनंतनाग जिले में आतंकियों ने भाजपा सरपंच और उनकी पत्नी पर हमला किया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। इस हमले में आपको बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की 2 आतंकी शामिल होने की खबर सामने आई थी। भारत में कोविड-19 वैक्सीन के करीब 50 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। बता दें कि वैक्सीन लगी हो तो कोविड-19 की वजह से गंभीर लक्षण या मौत होने की आशंका काफी कम हो जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की नई स्टडी ने कुछ और तथ्य सामने रखे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। इसकी वजह कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट है, यानी वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी खतरा टलता नहीं है। इसलिए वैक्सीनेट होने के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी कई तरह के इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि आईसीएमआर की नई स्टडी में ये तथ्य सामने आया है और रिपोर्ट में इस बात का दावा किया
किया गया है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। इसकी वजह से कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट माना जा रहा है, यानी वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी खतरा टलता नहीं है। इसलिए वैक्सीनेट लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के करीब 50 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। बता दें कि वैक्सीन लगी हो तो कोविड-19 की वजह से गंभीर लक्षण या मौत होने की आशंका काफी कम हो जाती है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को विपक्षी नेताओं को अपने जन्मदिन की दावत दी है। इसमें वैसे तो सरकार को घेरने और 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का मुद्दा छाया रहा, लेकिन खास बात यह रही कि इसमें गांधी परिवार से कोई भी नहीं था। आपको बता दें कि ये दावत ऐसे समय में दी गई है जब राहुल गांधी श्रीनगर के दौरे पर हैं और प्रियंका विदेश में है। वहीं इस दावत में एक बार फिर कांग्रेस में बदलाव का मुद्दा उठा है। आपको बता दें कि गांधी परिवार के बिना सिब्बल की दावत हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को विपक्षी नेताओं के साथ एक दावत रखी, जिसमें आपको बता दें कि जिसमें गांधी परिवार से कोई भी शामिल नहीं हुआ। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। इस मामले में पत्रकार, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ता और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जियां एसआईटी जांच की मांग की गई है। इस मामले में 5 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि अगर जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट सही है तो ये गंभीर आरोप है। वहीं साथ ही सभी आपको बता दें कि वकीलों से कहा कि वह अपनी अपनी अर्जियों की कॉपी केंद्र सरकार को मुहैया करवाए ताकि कोई नोटिस लेने के लिए मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि पेगासस मामले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि इस मामले में पत्रकार, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जियां दायर कर एसआईटी जांच की मांग की गई है। इस मामले में 5 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि अगर जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट सही है तो ये गंभीर आरोप है। वहीं साथ ही सभी आपको बता दें कि वकीलों से ये कहा गया है कि वह अपनी अपनी अर्जियों की कॉपी केंद्र सरकार को मुहैया करवाए ताकि कोई नोटिस लेने के लिए मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भगवान रामलला की नगरी अयोध्या में अब श्रद्धालुओं के लिए सफर आसान होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में अब बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। देश में बुलेट ट्रेन चलाने वाली संस्था नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उम्मीद जताई है कि सितंबर में दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर की फाइनल डीपीआर तैयार हो जाएगी। दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक करीब 865 किलोमीटर रूट पर बुलेट ट्रेन की फाइनल डीपीआर रिपोर्ट अगले महीने सितंबर तक पेश हो जाएगी। आपको बता दें कि रामलला की नगरी अयोध्या में अब बुलेट ट्रेन चलने के आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सितंबर में दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर की फाइनल डीपीआर तैयार हो जाएगी। दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक करीब 865 किलोमीटर रूट पर बुलेट ट्रेन की फाइनल डीपीआर रिपोर्ट अगले महीने सितंबर तक पेश हो जाएगी। आपको बता दें कि रामलला की नगरी अयोध्या में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब अयोध्या में बुलेट ट्रेन से सफर कर सकेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धर्म विशेष के खिलाफ हुई नारेबाजी के खिलाफ उन्हें हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर हुई भड़काऊ बयानबाजी को लेकर ये बात सामने आ रही है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
देश में कोरोना के केस में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 27,421 नए मरीजों की पहचान हुई है और 41,497 ठीक हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान 376 मरीजों ने इस महामारी से जान गंवाई है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 14,402 की कमी आई है। अब 3.82 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 23 मार्च के बाद सबसे कम है। तब 3.65 लाख एक्टिव केस देखे गए थे। आपको बता दें कि एक बार फिर कोरोना की गिरावट देखी रही है। आपको बता दें देश में केस सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 27,421 नए मरीजों की पहचान हुई है और 41,497 मरीज ठीक हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान 376 मरीजों ने इस महामारी से जान गंवाई। वहीं एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो संख्या 14,402 की कमी आई है और अब 3.82 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 23 मार्च बाद सबसे कम दर्ज किया गया है। तब 3.65 लाख एक्टिव केस थे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर लाइव नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शोज 3G या 4G किसी भी नेटवर्क पर शानदार स्पीड के साथ नेशन फर्स्ट लाइव ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ दिशा कटारिया। बुलेटिन शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों से। ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पास हो सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल ये बिल पेश किया था। इसका नाम संविधान विधेयक 2021 है। आपको बता दें कि इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार सामाजिक संरक्षण दृष्टि के पिछड़े वर्ग की सूची बना सकेंगे। राज्य की ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के बाद खत्म हो गई थी। सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित इस विधेयक का पारित करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश होने की संभावना जताई जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल ये बिल पेश किया था। आपको बता दें कि इसका नाम संविधान विधेयक 2021 रखा गया है। आपको बता दें कि इसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की सूची बना सकती है। आपको बता दें कि 2021 संविधान विधेयक इस बिल का नाम रखा गया है। आपको बता दें कि ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश हो सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उजावल योजना के दूसरे चरण PMU 2.0 की शुरुआत की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत हुई। इस दौरान पीएम ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों से बात की। साल 2016 में उत्तर प्रदेश से ही योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वल योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन के लिए भी फंड जारी किया था। ये अतिरिक्त कनेक्शन
उन गरीब परिवारों को दिए जाएंगे जो उज्जवल योजना के पहले चरण में शामिल नहीं हो सके थे। इसके तहत 5 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के लाने का उद्देश्य महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाकर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और एलपीजी का उपयोग बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना था। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वल योजना का दूसरा चरण PMUY 2.0 की शुरुआत की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत हुई है। इस दौरान पीएम ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का लाभार्थियों से बात की। साल 2016 में उत्तर प्रदेश की यह योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। इसी साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के लिए भी फंड जारी किया था। तालिबान में चल रही हिंसा के बीच एक वीडियो वहां लगातार खराब हो रहे हालत को आपको बता दें कि सबूत बना हुआ है। आपको बता दें कि एक बच्चे की रक्तरंज लाश वहां पड़ी हुई है दिखी और उसकी बहन उसे जगाने की कोशिश करती हुई नजर आई है। अफगानिस्तान का ये वीडियो वहां हो रही क्रूरता के एक झलक को दर्शाता है। तालिबान और अफगानिस्तान सरकारी के बीच भीषण युद्ध चल रहा है और तालिबान ने देश के बाहरी हिस्सों पर कब्जे के बाद अब प्रांतों की राजधानियों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। बीते 5 दिनों में तालिबान ने 5 आपको बता दें कि प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि तालिबान में चल रहे हिंसा के बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बच्चे की लाश वहां पड़ी हुई दिखी है और उसकी बहन उसे जगाने की कोशिश करती हुई उस वीडियो में नजर आ रही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान का ये वीडियो वहां हो रहे क्रूरता की एक झलक को दर्शा रहा है। तालिबान और अफगानिस्तान सरकारी में आपको बता दें कि भीषण युद्ध काफी दिनों से चल रहा है और तालिबान ने देश के बाहरी हिस्सों पर कब्जा करने के बाद अब राजधानियों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन के करीब 50 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि स्टडीज का दावा है कि वैक्सीन लगी है तो कोविड-19 की वजह से गंभीर लक्षण या मौत होने की आशंका काफी कम हो जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने नई स्टडी ने कुछ और तथ्य अब सामने रखे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। इसकी वजह से कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट है, यानी वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी खतरा टला नहीं है। इसलिए आपको बता दें कि वैक्सीनेट लोड होने के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के करीब 50 करोड़ डोज अब तक लगा दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी स्टडीज में ये दावा किया गया है कि वैक्सीन लगी है तो कोविड-19 की वजह से गंभीर लक्षण या मौत होने की आशंका काफी कम हो जाती है। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की नई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी कई तरह के इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट है, यानी वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी खतरा टलता नहीं है। इसलिए वैक्सीन लगे लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अब अनिवार्य है। देश की राजधानी में अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा परिवहन विभाग से जुड़े कई अन्य सुविधाओं के लिए RTO दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार की फेसलेस स्कीम के जरिए अब 11 अगस्त से घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम दे पाएंगे। फेसलेस स्कीम की शुरुआत के बाद आवेदक को केवल परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही ड्राइविंग टेस्ट देने RTO ऑफिस जाने की जरूरत होगी। वहीं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि 11 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फेसलेस स्कीम की आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली वासियों की एक बड़ी खबर सामने आई है। अब दिल्ली में घर बैठे ही ले सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। आपको बताते हैं कि CM केजरीवाल इस स्कीम का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि 11 अगस्त के बाद से दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस के लर्निंग का लेने के लिए आपको RTO जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी RTO
से आपको बता दें कि ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे। सिर्फ परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए आपको आरटीओ जाना पड़ेगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ के चक्कर लगाने की अब दिल्ली में जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फेसलेस स्कीम के आधिकारिक रूप से शुभारंभ करेंगे और 11 अगस्त के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस का लर्निंग आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट के जरिए दे सकते हैं। नया सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 अभिव्यक्ति की आजादी पर सेंसर की तरह है। वहीं नए आईटी कानून के प्रावधानों के खिलाफ सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील दी गई है और नए नियम के कार्यान्वयन पर तुरंत रोक लगाने की आग्रह किया गया है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 याचिकाकर्ताओं ने नए आईटी कानून को चुनौती दी है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि आईटी नियमों का प्रेस से स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर घातक असर पड़ेगा। आपको बता दें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में नए आईटी कानून को लेकर चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि नया सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सेंसर की तरह है। वहीं नए आईटी कानून के प्रावधानों के खिलाफ सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील दी गई है और नए नियम के कार्यान्वयन पर तुरंत रोक लगाने को आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 याचिकाकर्ताओं ने नए आईटी कानून को चुनौती दी है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि आईटी नियमों के प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर घातक असर पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नापाक हरकत की है। आतंकियों की सीआरपीएफ पार्टी के निशाना बनाते हुए हमला कर फायरिंग कर दी। वहीं इस मामले में एक जवान घायल होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आतंकियों की तलाश में इलाके में घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को अनंतनाग जिले में आतंकियों ने भाजपा सरपंच और उनकी पत्नी पर हमला किया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई। इसमें आपको बता दें कि इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी शामिल होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाकर गोलीबारी की है और इसमें सीआरपीएफ के एक जवान के घायल होने की भी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी जिले में आतंकियों ने भाजपा सरपंच और उनकी पत्नी पर हमला किया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी शामिल होने की खबर सामने आ रही थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई है। आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाते हुए हमला कर फायरिंग कर दी। वहीं इस हमले को एक जवान घायल होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आतंकियों की तलाश में इलाके को घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देश में कोरोना केस में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 27,421 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 41,497 ठीक मरीज हुए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान 376 मरीजों ने इस महामारी से अपनी जान गंवा दी है। वहीं एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो एक्टिव केसों की संख्या 14,402 की कमी आई है। अब 3.82 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़ा 23 मार्च के बाद सबसे कम मापा गया है। तब 3.65 लाख एक्टिव केस थे। आपको बता दें कि बीते दिन में हुए 14,402 एक्टिव केस कम 3.82 लाख मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। आपको बता दें कि एक बार फिर देश में कोरोना महामारी का गिरावट देखी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान 376 मरीजों ने इस महामारी से जान गंवाई है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 14,402 की कमी आई है। अब 3.82 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 23 मार्च के बाद सबसे कम मापा गया है। तब 3.65 लाख एक्टिव केस देखे गए थे। आपको बता दें कि बीते दिनों में 14,402 एक्टिव केस कम हुए हैं। 3.82 लाख एक्टिव मरीजों की संख्या है।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को विपक्षी नेताओं को अपने जन्मदिन की दावत दी है। इसमें वैसे तो सरकार को घेरने और 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के मुद्दे को दोहराया है, लेकिन खास बात यह रही कि इसमें गांधी परिवार का कोई भी हिस्सा नहीं ले पाया। आपको बता दें कि ये दावत ऐसे समय दी गई है जब राहुल गांधी श्रीनगर के दौरे पर है और प्रियंका विदेश में है। वहीं इस दावत में एक बार फिर कांग्रेस में बदलाव का मुद्दा उठा है। आपको बता दें कि गांधी परिवार का बिना सिब्बल ने दावत की है। विपक्षी नेताओं को डिनर पर बुलाया था। कांग्रेस लीडरशिप पर फिर उठे सवाल। आपको बता दें कि इस दावत में गांधी परिवार का कोई भी हिस्सा नहीं ले पाया है, क्योंकि ये दावत ऐसे समय पे की गई है जिसमें आपको बता दें कि जिस वक्त राहुल गांधी श्रीनगर दौरे पर थे और सोनिया गांधी विदेश में थी। आपको बता दें कि सिब्बल की दावत में नहीं हिस्सा लिया कांग्रेस। आपको बता दें कि गांधी परिवार ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि अश्वनी उपाध्याय के समेत 6 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है धर्म विशेष के खिलाफ हुई नारेबाजी। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर हुई भड़काऊ बयानबाजी के चक्कर में आपको बता दें कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जल जीवन मिशन के तहत पाइप आपूर्ति के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बता दें कि संजय सिंह ने इस मामले की जांच सीबीआई और हाईकोर्ट की निगरानी के एसआईटी की कराने की मांग की है। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर जांच नहीं हुई तो आपको बता दें कि लोकायुक्त में दर्ज होगी। इसकी शिकायत संजय सिंह ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोगी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह द्वारा किए गए घोटाले की एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ भ्रष्टाचार करने वाले सभी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह का यूपी सरकार पर आरोप लगाया है जल जीवन मिशन को लेकर सरकार को चेतावनी। आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह ने दी है। लोकायुक्त में दर्ज होगा मामला। सांसद आपको बता दें कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। आपको बता दें कि सरकार को चेतावनी भी दी है, अगर जांच नहीं हुई तो वह लोकायुक्त में दर्ज होगी। इसकी शिकायत संजय सिंह ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोगी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह द्वारा किए गए घोटाले की एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ भ्रष्टाचार करने वाले सभी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेशन फर्स्ट। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन्स पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शोज 3G या 4G किसी भी नेटवर्क पर शानदार स्पीड के